चलिए थोड़ा सा शुरू में हल्का सा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन आप ही लोग बताएंगे, मतलब मुझे पूछना है, आप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बता दीजिए मुझे, है ना, राहुल शर्मा है क्लास में? राहुल शर्मा, हेलो, यस सर। राहुल आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सोडरबर्ग लाइन? तो थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में आप, व्हाट डू यू मीन बाय द सोडरबर्ग लाइन? बस आप, इट इज ए लाइन, मीन डिस्टेंस सिग्मा 1, इट इज अ हाँ, लाइन बिटवीन SYT और SA, एस वाई टी एस और सी, SE, हाँ हाँ ठीक इंडोरेंस बोल रहे लिमिट हैं आप, और यील्ड हाँ डिस्टेंस। यील्ड डिस्टेंस के बीच में जो भी लाइन एक ड्रॉ की जाती है उसे सोडरबर्ग लाइन की जाती है सर। हाँ हाँ हाँ। तो आप उसको ऐसे बोल दीजिए, ए लाइन ड्रॉन बिटवीन एस ई ऑन द ऑर्डिनेट, है ना, वाई एक्सिस को जनरली हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं ना, ऑर्डिनेट, यस सर। एस ई ऑन द ऑर्डिनेट एंड एस वाई टी ऑन अब्सिसा। एक्स एक्सिस को हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अब्सिसा कह देते हैं, तो एस ई ऑन द ऑर्डिनेट एंड एस वाई टी ऑन अब्सिसा, है ना, वेरी गुड। चलिए नितिन कुमार, व्हाट डू यू मीन बाय द गर्बर पैराबोला? नितिन कुमार Yes, आपके लिए sir. क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। Sir, it is a line which joins SE on the ordinate and SUT on the axis. इट इज ए लाइन और इट इज ए कर्व? Parabola curve. Parabola curve. It is a parabola which is drawn between the SE on the ordinate and SUT on the, On the axis. very good, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द गुडमैन लाइन? और ये क्वेश्चन है किसके लिए? मैं बोलूंगा उसके लिए, है ना, सृजन श्रीवास्तव के लिए। गुडमैन लाइन, सृजन श्रीवास्तव बताएंगे। सृजन श्रीवास्तव नहीं है क्लास में, है ना, हो सकता है, चलो पुलकित, पुलकित बताएं, पुलकित सक्सेना। यस सर। हाँ बताइए, इट इज ए लाइन। आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए जरा। चलिए पुलकित भी नहीं बोल पा रहे हैं, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऋषभ बता दीजिए, ऋषभ B28, ऋषभ, हाँ, कनेक्टिंग टू ऑडियो, इनका भी नेट प्रॉब्लम है। नितेश शर्मा बताएं, नितेश शर्मा। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? यस सर, सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ, तो चलिए आपका नाम बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? राहुल या शारण? हाँ, संदीप सर। संदीप राजपूत, ओके ओके। चलिए संदीप आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय गुडमैन लाइन? गुडमैन लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो जॉइनिंग करती है एसई ऑन द ऑर्डिनेट टू द एसयूटी ऑन द एब्सिसा। वेरी गुड, है ना, तो एसई से एसयूटी को जो ज्वाइन करती है वो हमारी गुडमैन लाइन होती है ना, वेरी गुड। चलिए अब आपको फटाफट बताना है, गर्बर पैराबोला की इक्वेशन बता दीजिए संदीप राजपूत। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द गर्बर पैराबोला? सिग्मा एम अपॉन एसयूटी प्लस सिग्मा ए अपॉन एससी प्लस सिग्मा ए अपॉन एससी, और ये सिग्मा एम अपॉन एसयूटी का होल स्क्वायर है सर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ गर्बर पैराबोला, है ना, गर्बर पैराबोला। और यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना होगा गर्बर क्राइटेरिया से, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? वो और बोलते हैं, n का मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें n स्क्वायर, हाँ, n सिग्मा ए डिवाइड बाई एस सी प्लस सिग्मा ए में n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा m में भी n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, एन स्क्वायर, n सिग्मा m डिवाइड बाई एस यू टी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये n मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, जो एफएस हम लोग बोलते हैं जनरली स्टैटिक थ्योरीज में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वही n है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसकी हेल्प से वो निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक,
modified Goodman diagram, modified Goodman diagram, ठीक है। तो देखो मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम में क्या है कि एक हमारे पास वाई एक्सिस है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारी गुडमैन लाइन है, और ये वाला पॉइंट एससी को रिप्रेजेंट करता है। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स एसयूटी। द एरिया बिलो दिस लाइन इज सेफ रीजन एज पर द गुडमैन क्राइटेरिया, है ना। तो सपोज इस वाई एक्सिस पर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो ये मटेरियल की एसयूटी है, तो एस वाई टी एस यू टी से हमेशा थोड़ी कमी होती है ना। एस वाई टी इज ऑलवेज लेस देन एस यू टी, ये तो आपको पता ही है। तो एस वाई टी का जो पॉइंट होगा वो एस यू टी से अंदर साइड में एक पॉइंट होगा एस वाई टी, दिस इज द एस वाई टी पॉइंट, है ना। और इधर भी यदि एस वाई टी पॉइंट लिया जाए तो वो इंडोरेंस लिमिट से ज्यादा ही आएगा, मतलब इस यहां पर ही कहीं होगा एस वाई टी। यदि इस एस वाई टी और एस वाई टी को हम ज्वाइन कर दें आपस में, है ना, आई एम ज्वाइनिंग दिस एस वाई टी विथ एस वाई टी, सो दिस इज माई यील्ड लाइन, दिस इज माई यील्ड लाइन। और जो ग्रीन कलर में आप लाइन देख रहे हैं दैट इज द गुडमैन लाइन, दैट इज द गुडमैन लाइन। तो अब आप ये देखिए कि यदि डिजाइनर इस पॉइंट पे काम कर रहा है ना, सपोज वो इस पॉइंट पे काम कर रहा है, तो ही इज सेफ एज पर द गुडमैन लाइन, he is safe because this point is lying below the Goodman line. If the designer is working here, he is also safe. If he is working here, he is also safe, है ना। He is working here, again he is safe. If he is working here, है ना, he is working here, इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट पे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट के बारे में देखिए कि ये पॉइंट गुडमैन लाइन के अकॉर्डिंग तो ये लाइन से बिलो लाई करता है, तो इट इज सेफ अकॉर्डिंग टू गुडमैन लाइन। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। हाँ सर नमस्कार। जी नहीं मेरे पास नहीं आया सर। जी ठीक है, मैं अभी क्लास लेके कर लेता हूँ सर, क्लास चल रही है कंटिन्यू है ना। हाँ उसके बाद कर रहे हैं, ठीक। तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो दिस पॉइंट इज सेफ, इट इज सेफ एज पर दी गुडमैन क्राइटेरिया। गुडमैन के अकॉर्डिंग तो ये पॉइंट सेफ है ना। बट इस पॉइंट पर आप देखें कि जो मीन स्ट्रेस है वो एस वाई टी से ज्यादा है ना। देखो ये वाला पॉइंट पर जो मीन स्ट्रेस है, दिस इज द मीन स्ट्रेस, सो दिस मीन स्ट्रेस इज लेस देन द एस वाई टी, बट फॉर दिस पॉइंट द मीन स्ट्रेस इज मोर देन एस वाई टी, है ना, इस पॉइंट के लिए। तो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मीन स्ट्रेस है वो एस वाई टी से ज्यादा है, तो इसका मतलब एस वाई टी पर तो मटेरियल यील्ड हो जाता है ना, डक्टाइल फेल्योर है एक तरह का। एस वाई टी मतलब एस वाई टी स्ट्रेस रीच करने का मतलब है इट इज ए डक्टाइल फेल्योर। तो इस वाले पॉइंट पर यदि डिजाइनर वर्क करता है तो ही सेफ एज पर द गुडमैन थ्योरी, बट द कंपोनेंट विल फेल अंडर यील्डिंग इन द फर्स्ट साइकिल। जैसे ही पहला साइकिल स्टार्ट होगा कंपोनेंट फटीग फेलियर में तो सेफ है एज पर द गुडमैन क्राइटेरिया, है ना। इट इज अपीयरिंग सेफ इन द फटीग फेल्योर बट इट इज नॉट सेफ इन द यील्डिंग फेल्योर, है ना। वो पहले साइकिल पर ही यील्ड में फेल हो जाएगा। तो ये जितने भी पॉइंट आपको इस ट्रायंगल के अंदर दिख रहे हैं ना, मान लो कि ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखिए जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंटों को they are safe in fatigue but they are not safe in yielding. So that's why correction in the Goodman diagram is required. Correction in the Goodman diagram is required, है ना।
तो गुडमैन ने सेल्फ ही अपने डायग्राम को मॉडिफाइड कर दिया था आफ्टर सम टाइम, है ना। पहले उसने गुडमैन डायग्राम दिया, उसके बाद उसने मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम दिया। तो मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम में उसने क्या किया, अपने गुडमैन लाइन को यील्ड लाइन से इंटरसेक्ट करा दिया। तो इंटरसेक्ट कराने पर उसे एक ट्राइंगल मिल गया PQR। तो उसने ये बोला कि ये ट्राइंगल अनसेफ है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिजाइनर को जो काम करना चाहिए वो उसे केवल इस पार्ट में काम करना चाहिए। ये जो ब्लू पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, दिस पार्ट इज सेफ एज पर दी modified theory given by Goodman. So this is the safe region by modified Goodman diagram. ठीक है, तो मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम और अनमॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम में फर्क क्या है? गुडमैन लाइन तो वही है, इट इज द लाइन बिटवीन द SE ऑन द ऑर्डिनेट एंड SUT ऑन द एब्सिसा, है ना। और इस पर्टिकुलर लाइन को व्हेन वी आर इंटरसेक्टिंग बाय यील्ड लाइन, है ना, और यील्ड लाइन का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री, है ना। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यील्ड लाइन है ना, SYT, तो ये एंगल कैसे होंगे, 45 डिग्री एंगल होगा, ये भी 45 होगा। सो यदि हम इसको 45 डिग्री यील्ड लाइन से कट करते हैं तो हम अब आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द ओरिजिन, लेट दिस इज द पॉइंट A, this intersecting point is P and this is point Q. So OAPQ, it is the safe region by the modified Goodman diagram. It is the area which is highlighted by blue lines. So OAPQ is the area safe region given by the modified Goodman diagram. और यदि modified नहीं किया तब safe region क्या था, OAR. So triangle OAR was the safe region as per the plain Goodman criteria, है ना, without modified Goodman criteria. So आप देख रहे हैं कि safe region घट गया है ना, safe region is reduced by the Goodman diagram, है ना। तो safety improve हो गई है ना, safety feature is improved, फर्स्ट साइकिल में yielding में फेल नहीं होगा। तो अब जब भी हम डिजाइन में कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम Goodman डायग्राम की जगह पर modified Goodman diagram को ज्यादा प्रेफर करेंगे। We will prefer modified Goodman diagram more as compared to plain Goodman. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, Goodman लाइन को केवल यील्ड लाइन से हमने कट किया है। तो अब मैं जरा सा इससे स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, और कुछ क्वेरी हो तो आप बोल दीजिए, अदरवाइज मैं PPT शेयर कर रहा हूँ जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो दिस इज द PPT, ओके। सो इसको मैं फुल मोड में कर लेता हूँ पहले, दिस इज फुल मोड, ओके। तो अब इसमें मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम जरा सा आपको शो करते हैं पहले। मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम, yes, this is the modified Goodman diagram, modified Goodman diagram for the axile and bending stresses, ठीक है। तो जरा बताइए, आप लोगों को जरा सा नाम बताने हैं, जैसे कि मैंने पूछा आपसे, यदि AF लाइन का ना क्या नाम है जरा बताएंगे, what is the name of the AF? Goodman line. Yes. What is the name of DC? Yield line है सर। Yes, DC is the yield line. Yield line. Very good. What is the name of OE? Load line. Very good. Load line. Very good. It is load line. Correct. And X is the line. X is the point lying on the Goodman line, and it is the border point. The stress, amplitude stress at this point is S. How much? ये कितना लिखा हुआ है, SA. So SA is the amplitude stress at point X. SM is the amplitude. SM is the mean stress at point X. This is the angle. This is the slope of the load line, है ना। तो slope को हम कैसे define कर सकते हैं? Tan theta is perpendicular divided by base. So what is the perpendicular over here? SA is the perpendicular and SM is the base. So perpendicular upon base, है ना, this is SA, this is SM. This distance is SA and this distance is SM. So this is SA and this is SM. Correct? So tan theta equal to SA by SM, and it can also be written as
सिग्मा ए डिवाइड बाई सिग्मा एम, है ना. यू सी दिस लाइन, so this part is sigma a and this part is sigma m. तो यहाँ पर इस लोड लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लें, लेट वी आर टेकिंग पॉइंट m here, let this is the point m. So coordinate of these points are sigma a and sigma. This horizontal line will represent sigma m. So tan theta can also be written as sigma a by sigma m. So it can be written as SA by SM and sigma A by sigma M also. Correct. And this is the amplitude stress. This is the mean stress. Yeah. तो इस tan theta को we can also write, है ना. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस आपको पता है रिवर्स बेंडिंग के केस में 32 MB डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, यही रहता है ना. तो बेंडिंग मोमेंट का टर्म आता है यहाँ पर, है ना. और ये एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है. तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हो? बेंडिंग मूवमेंट एम्पलीट्यूड वाला हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 32 और पाई डी क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आपको मिलेगा एम बेंडिंग मूवमेंट एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय बेंडिंग मूवमेंट मीन. ठीक है. तो इस tan थीटा को कई फॉर्म से निकाल सकते हैं जहां जैसी जरूरत होगी. सिग्मा ए बाई सिग्मा एम, एस ए बाई एस एम, एंड इज आल्सो द रेशियो ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट. ठीक है. अब इसमें ये बताइए ओ ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ ए बी सी को देखिए, है ना. व्हाट डज ओ ए बी सी रिप्रेजेंट? modified Goodman diagram, है ना. वेरी गुड. सो OABC represents the safe region as per the modified Goodman diagram. करेक्ट. अच्छा, आप बताइए OAF क्या रिप्रेजेंट करता है? Safe region according to Goodman's diagram. प्लेन Goodman diagram, है ना. Without modifying. विदाउट मॉडिफाइंग. वेरी गुड, है ना. और ईड लाइन की स्लोप कितनी होती है? What is the 45 slope 45 degree. 45 degree. हाँ, प्लस साइड से देखेंगे तो 135 है ना. नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे 45 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे तो स्लोप जो है क्या है 135 डिग्री. करेक्ट. तो सिमिलरली यहाँ पर m की जगह कोई और पॉइंट होगा, है ना. कोई भी पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर लोड लाइन पे, तो उस हर पॉइंट के लिए ये वाली जो इक्वेशन है tan थीटा इक्वल टू दिस मच, ये वर्क करेगी, है ना. दिस विल वर्क. और इस पर्टिकुलर पॉइंट x के लिए this point lies on the Goodman line, so this point will satisfy the equation of the Goodman line, है ना. तो जनरली न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, एक तो हम गुडमैन लाइन के इक्वेशन को यूज करते हैं और उसमें x के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है. ठीक है, एक इक्वेशन मिल जाती है ना. दूसरी इक्वेशन हमको ये मिल जाती है tan थीटा इक्वल टू SA बाई SM. इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम अननोन्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना. तो जो भी अननोन्स होते हैं, है ना, लाइक सिग्मा ए एंड सिग्मा एम आर अननोन, है ना. तो देयर आर टू अननोन्स, सो टू इक्वेशंस दैट कैन बी सॉल्व्ड इजीली. सो वन सिग्मा ए एंड सिग्मा एम आर अवेलेबल, है ना. यदि सिग्मा ए मिल जाए और सिग्मा एम आपको मिल गया, देन यू कैन डिजाइन. इनफाइनाइट लाइफ के केस में क्या थ्योरी होती है? इनफाइनाइट लाइफ के केस में हम कैसे सॉल्व करते थे? सिग्मा ए इज गिवन बाय एंडोरेंस लिमिट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये हमारी इक्वेशन थी इनफाइनाइट लाइफ के केस में. ठीक है. रिवर्स बेंडिंग के केस में हम लोग सिग्मा ए यूज करते थे क्योंकि वहां सिग्मा एम 0 होता था. यहाँ पर सिग्मा एम भी लाई कर रहा है, सिग्मा ए भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन चलेंगे. एक तो सिग्मा ए इक्वल टू एस सी बाई एफ एस, और दूसरी इक्वेशन आपकी यूज होगी सिग्मा एम इक्वल टू एस, सिग्मा एम इक्वल टू हाउ मच, है ना. यदि क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना होगा या दिया होगा और सिग्मा ए दिया होगा, है ना. सिग्मा ए मान लो डायमीटर के फॉर्म में आ गया 32 m बाई पाई डी क्यूब, तो यू कैन कैलकुलेट द डायमीटर फ्रॉम हियर. ठीक है. तो अब इसमें एक एग्जांपल में एक न्यूमेरिकल देखिए. कैंटिलीवर बीम आपको दिया हुआ है. ठीक है. कैंटिलीवर बीम देखिए, डायग्राम बना हुआ है. यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है. ठीक है. कैंटिलीवर में मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. एक सेकंड, अभी क्लास में हूं, त्रिवेंद्र थोड़ी देर में बात करना.
So this is point A and this is point B, or the load is acting at the point B, and the load is minimum load is -50 and maximum load is +150. So it is the case of fluctuating stress और reverse bending stress. बताइए जरा कौन सा केस है ये, फ्लक्चुएटिंग का है या रिवर्स बेंडिंग का है या रिवर्स बेंडिंग? नहीं, रिवर्स बेंडिंग तो नहीं है। रिवर्स बेंडिंग में तो -50 और +50, रिवर्स बेंडिंग में तो सिग्मा में, हाँ ये फ्लक्चुएटिंग का केस, फ्लक्चुएटिंग का है। इसमें तो सिर्फ सिग्मा m 0 होता है। देखो जानना बहुत, यदि ये -50 +50 होता है, हाँ सिग्मा m 0 होता है, और -50 है तो साथ में +50 भी होगा मैक्सिमम, है ना। +-50 यदि कहीं पे है तो ये रिवर्स बेंडिंग केस हो जाएगा, है ना। एक 50 है, एक -50, एक 150 है, दोनों अलग अलग हैं वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग है, एब्सोल्यूट वैल्यूज अलग अलग है। रिवर्स बेंडिंग के केस में एब्सोल्यूट वैल्यूज सेम होती है, -50 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 50 हो जाएगी और +50 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 50 हो जाएगी, करेक्ट। तो दिस इज ए केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब इस कैंटिलीवर में आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट कहां पे होगा, बताओ किस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा? हाँ तो मार्क कर दिए। हाँ देखो, पॉइंट ए पर ज्यादा होगा या पॉइंट बी पर ज्यादा होगा या पॉइंट सी पर ज्यादा होगा, कहां पे ज्यादा होगा? ए पर। ए पर। सर सी पर। सी पर, ठीक है। अब देखो ए वाले जो जिन्होंने ए आंसर दिया है, तो आपने तो ये सोच के आंसर दे दिया है कि जिसकी डिस्टेंस ज्यादा आएगी वहीं पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, है ना। देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है, ज्यादा से ज्यादा फोर्स की वैल्यू कितनी है, 150, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो ए पॉइंट के लिए डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, सी पॉइंट के लिए कम है, बी पॉइंट के लिए तो डिस्टेंस 0 है, तो बी पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 ही हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस 0 है, 150 × 0, है ना। सी पॉइंट के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा, 150 × 100 हो जाएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट 150 × 100, और ए पॉइंट के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 150 × 150। तो बताओ ए पे ज्यादा आएगा या सी पे ज्यादा आएगा? बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो ए पर ज्यादा आएगा, है ना। बेंडिंग मोमेंट विल बी मोर एट पॉइंट ए बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इज मोर फ्रॉम द लोड, है ना। लोड से सबसे ज्यादा डिस्टेंस ए पॉइंट की है, तो ए पॉइंट पर ही बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। तो बेंडिंग स्ट्रेस कहां पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा या सी पे ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा? तो देखो बी पे बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, 0। जब बेंडिंग मोमेंट 0 है तो बेंडिंग स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा बी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट और ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 32 m डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, ये होता है हमारा स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है 32 m बाई पाई डी क्यूब, ठीक है ना। अब डायमीटर कहां पर कम है, तो डायमीटर आप देखेंगे कि सी पॉइंट पे डायमीटर कम है और ए पॉइंट पे डायमीटर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जहां ज्यादा डायमीटर होगा वहां बेंडिंग स्ट्रेस कम हो जाएगा, जहां कम डायमीटर होगा वहां बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और उसका भी पावर क्यूब है ना, क्यूब पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बेंडिंग मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेंडिंग मोमेंट और डायमीटर ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा, हाँ किस पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है। तो अब इस सी पॉइंट पे आप देखें कि एक फ्लैट रेडियस भी बन रही है ना। यहाँ पे एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन भी हो रहा है, तो एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी हो जाएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए आपके पास एक फैक्टर है केटी, जो कि आप डिजाइन डाटा बुक से कैलकुलेट निकाल लेते हैं रेशो की हेल्प से। तो इस केटी की वजह से यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस और भी बढ़ जाएगा। एक तो डायमीटर कम है इसलिए ज्यादा स्ट्रेस आएगा, केटी की वजह से वो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि ए, सी और बी में कौन सा पॉइंट ज्यादा क्रिटिकल होगा,
है ना, और जो पॉइंट ज्यादा क्रिटिकल होगा आपको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई चीजों से देखना है, केवल डिस्टेंस से नहीं देखना है, आपको डायमीटर से भी देखना है, डिस्टेंस से भी देखना है, साथ में स्ट्रेस कंसंट्रेशन का फैक्टर भी देखना है। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़िए जरा एक बार। ए कैंटिलीवर बीम मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील। तो कोल्ड ड्रॉन तो एज यूजुअल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोल्ड ड्रॉन और एसयूटी की हेल्प से आपको क्या निकाल लेंगे, के सरफेस रफनेस फैक्टर, सब लोग निकाल लेंगे, मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना है ना, जैसे रिवर्स बेंडिंग में करते थे वैसे ही ऐसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। SYT गिवन है। द फोर्स P एट द फ्री एंड वेरीज फ्रॉम -50 टू +150। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग का केस है, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, P मिनिमम, और इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, P मैक्सिमम। मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी 90%, तो 90% से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, KC फ्रॉम द डाटा बुक। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2, इट इज आल्सो गिवन। तो सिग्मा A इक्वल टू क्या होता है, SE डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमें गिवन है, SE हम कैसे निकाल सकते हैं, एज यूजुअल SE इज गिवन बाय KA, KB, KC, KD, KE, SE डैश। ठीक है, SE डैश हम कैसे फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह 0.5 SUT, तो 600 का हाफ कितना हो गया, 300, तो SE डैश तो हमारा 300 हो जाएगा। KE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। KE की वैल्यू 1 क्यों हो जाएगी, जरा बताइए सारांश प्रधान, क्यों 1 हो जाएगी ये KE की वैल्यू, संदीप बताइए, KE की वैल्यू 1 क्यों हो जाएगी, राहुल बताइए, हाँ कोई भी बताइए। सर स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है ना इसमें। नहीं नहीं नहीं, एक्सियल नहीं लग रहा सर, एक्सियल नहीं लग रहा है, बेंडिंग का केस है। यस एक्सियल नहीं लग रहा है इसलिए। यस यस यस, इसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। KE जो होता है वो लोडिंग फैक्टर है, क्या है वो, लोडिंग फैक्टर है। तो लोड कैसा है, यदि ये बेंडिंग का केस है, क्या ये एक्साइल का केस है, मान लो यही वाला कैंटिलीवर होता ये इसी तरह से, और इस पर लोड फोर्स ऐसे लग रहा होता, इसकी वैल्यू -50 और +150 होती, तो अब ये लोड एक्सिस पे पास हो रहा है ना, एक्साइल लोडिंग है ये। तो जब एक्साइल लोडिंग होती है तब लोड फैक्टर की वैल्यू 0.8 होती है, 0.8 है ना, लेकिन हमारे केस में एक्साइल लोडिंग है ही नहीं, ट्रांसवर्स लोडिंग है, तो इस फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। करेक्ट। अब आते हैं KD। KD आप निकाल पाएंगे कैसे, KD इक्वल टू क्या होता है, 1/KF, और KF क्या होता है, 1 + Q × KT - 1। ठीक है, अब KT कहां से मिल जाएगा, डिजाइन डाटा बुक से मिल जाएगा, क्योंकि रेशो पता है ना, D/D और R/D, ये रेशो से KT आ जाता है, आपने डाटा बुक पहले यूज करी है। तो KT डाटा बुक से मिल गया, Q शायद क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए द नोच सेंसिटिविटी फैक्टर, इसी को Q बोलते हैं, Q इज गिवन 0.9। When Q and KT are available, we can find KF. When KF is available, we can find KD. है ना? So KD is not a problem. Now KC is again not a problem because the reliability is given. है ना? जैसे जैसे reliability बढ़ती है, reliability factor reduce होता है. So KC can also be found from the data book. So KC is not a problem. Now KB. KB is a size factor. है ना? It depends on the diameter of the shaft. It depends on the diameter of the shaft. So here the diameter is not given. So we will assume a very general case, 7.5 less than D less than 50. इस वाले केस को अज्यूम कर लेंगे कि डायमीटर जो है वो 7.5 से 50 के बीच में है, हमने अज्यूम कर लिया, है ना। जनरली जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में शाफ्ट हैं वो 7.5 से 50 मिलीमीटर के बीच में है। तो हम इसके अकॉर्डिंग अब हमारा साइज फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.85, ये डाटा बुक में दिया हुआ है। तो KB is not a problem, है ना, KB is clear. Now KA again not a problem because it is cold drawn, machine manufacturing process is given, cold drawn, and SUT is given, so K can also be found from data. So SE can be calculated, है ना, SE is not a problem. Once SE is available, factor of safety given in question, है ना, this can be equal to sigma A, and sigma A amplitude stress, है ना। अब इस सिग्मा ए को निकालना बता देते हैं कि सिग्मा ए कैसे निकलेगा। तो सिग्मा ए को निकालने के लिए सिग्मा ए क्या है, ये एक तरह का
मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। क्या है ये? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर आप कैलकुलेट करेंगे? यू विल कैलकुलेट, ए पर कैलकुलेट करेंगे या सी पर कैलकुलेट करेंगे, है ना? यदि माइंड में कंफ्यूजन है तो दोनों जगह निकालिए, चेक कर लीजिए किस पॉइंट का ज्यादा है। ए पॉइंट का स्ट्रेस ज्यादा है तो यहाँ पर ए पॉइंट का स्ट्रेस रखिए, यदि सी पॉइंट का स्ट्रेस ज्यादा है तो यहाँ पर सी पॉइंट का स्ट्रेस रखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पी मिनिमम इज गिवन, पी मैक्सिमम इज गिवन। तो पी मिनिमम की हेल्प से तो आप बेंडिंग मोमेंट मिनिमम निकाल लीजिए। तो एम बी मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट मिनिमम। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस ही तो होता है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 और डिस्टेंस कितनी है? 100। तो एम बी मिनिमम आपका कितना हो जाएगा? 50 इंटू 100। पॉइंट सी क्रिटिकल है यहाँ पर, बिकॉज वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी है और डायमीटर लेस है। तो कुल मिला के ओवरऑल सिचुएशन में आपको ये पता लगेगा कि पॉइंट ए इज नॉट क्रिटिकल, पॉइंट सी इज क्रिटिकल। तो अब आपको जो भी वर्किंग करनी है वो वर्किंग सी पॉइंट के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? तो सी पॉइंट पर स्ट्रेस कितना है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए पहले आप सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालिए। और बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पर दो निकलेंगे, एक एम बी मिनिमम निकलेगा और एक एम बी मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग केस है। अब एम बी मिनिमम कैसे निकलेगा? 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 5000 हो जाएगा, ठीक है? माइनस 5000 हो जाएगा एक तरह से। और एम बी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 150 इंटू 100, तो ये 15000 हो जाएगा, ठीक है? अब एम बी मिनिमम अवेलेबल है, एम बी मैक्सिमम अवेलेबल है, तो आप बेंडिंग मोमेंट मीन स्ट्रेस निकाल सकते हो, मीन बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। एम बी एम मीन बेंडिंग मोमेंट है। तो मीन कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 15000 और 5000, इन दोनों को प्लस करिए, कितना हुआ? 15000 माइनस 5000, माइनस में है ना ये, तो 15000 माइनस 5000 10000, 10000 बटे 2 कितना हो गया? 5000 न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर। तो आपका एम बी मिनिमम आ गया। ऐसे ही एम बी मैक्सिमम कितना हो जाए? एम बी मीन आ गया। अब एम बी एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके अपॉन 2 कर दीजिए। तो 15000 माइनस 5000, तो ये ऐड हो जाएगा 20000, 20000 बाई 2 10,000। तो ये आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आ गया, ठीक है? अब इस एम्पलीट्यूड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग आप सिग्मा ए निकाल सकते हैं। तो सिग्मा ए कैसे निकलेगा? 32 MBA डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। बेंडिंग स्ट्रेस का तो यही फॉर्मूला होता है जो टॉप फाइबर पे एक्ट करता है, टॉप फाइबर पे या बॉटम फाइबर पे, है ना? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ होता है? टॉप फाइबर पे या फिर बॉटम फाइबर पे। तो उसके लिए फॉर्मूला यही होता है 32 M बाई पाई डी क्यूब। अब यहाँ पे MBA आपको पता है 10,000 है ना? डायमीटर डी क्यूब, डी हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, तो बस यहाँ पर सिग्मा ए को हम डी के फॉर्म में पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से हमको डी मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शाफ्ट हमारा डिजाइन, कैंटिलीवर बीम जो है वो हमारा डिजाइन। तो आइए, अब इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी तो नहीं है आपकी? बहुत इजी है, एससी कैलकुलेट करना है पहले। हाँ पुष्पेंद्र बोलो, अनम्यूट होकर के। पुष्पेंद्र अनम्यूट हो पा रहे हैं? सर डायमीटर सर 2, यस सर, हेलो हाँ बोलो सर। हाँ, ये बोलो। सर डायमीटर सर 2.08 आ रहा है इसका। डायमीटर कितना आ रहा है? सॉल्व करने के बाद कितना? 2.608 मिलीमीटर। 2.608 नहीं, इतना नहीं आएगा, 2 मिलीमीटर के शाफ्ट थोड़ी होते हैं, है ना? कहीं पर आपकी या तो फैक्टर आपने गलत निकाले होंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, है ना? डायमीटर 7.5 से 50 के बीच में आएगा, है ना? कम नहीं आएगा इतना, 1-2 मिलीमीटर के शाफ्ट नहीं हुआ करते, है ना? शाफ्ट 12.15 आ रहा है सर। हाँ 12.15 सही है ना? तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है पुष्पेंद्र, आप चेक कर लीजिए, है ना? हाँ, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि विच पॉइंट इज क्रिटिकल। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि सी पॉइंट इज क्रिटिकल ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड लेस डायमीटर, ठीक है? अब सी पॉइंट पे हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, तो बेंडिंग मोमेंट मिनिमम निकाल लिया, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकाल लिया। जब किसी पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम है तो इसका मतलब उसके दो पार्ट होंगे, एक मीन और एक एम्पलीट्यूड।
तो हमने मीन के फॉर्मूले से मीन कैलकुलेट किया, एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया, और इस एम्पलीट्यूड वैल्यू से हमने सिग्मा ए बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट किया, और उस बेंडिंग स्ट्रेस को एंडोरेंस लिमिट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी के इक्वल करके हमने डायमीटर कैलकुलेट कर दिया। और एंडोरेंस लिमिट को निकालने का एज यूजुअल वही फॉर्मूला है, के केबी केसी केबी केई एसी डैश, ठीक है। और केई की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, बिकॉज ये ट्रांसवर्स लोडिंग का केस है। यदि एक्साइल लोडिंग का केस होता तब केई की वैल्यू 0.8 होती, अन्यथा उसको हम 1 लेंगे हमेशा। तो ये टोटल प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन से हम फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी बताइए क्या इसमें हमने क्राइटेरिया कौन सा लगाया है, बताओ। गुडमैन लगाया है, सोडरबर्ग लगाया है, क्या लगाया है हम लोगों ने क्राइटेरिया? फिर अभी तो लगाया नहीं है, तो वैसे मैंने गुडमैन लगाया। हाँ, क्राइटेरिया से तो क्या कैलकुलेट करते हैं? क्राइटेरिया से तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं ना, है ना। और यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होगा तो डायमीटर निकाल लेंगे। यस सर। तो वो जो क्राइटेरिया है ना, गुडमैन वाले, सोडरबर्ग वाले, है ना, वो जो क्राइटेरिया है। और यहाँ पर हमने जो ये यूज किया है सिग्मा ए इक्वल टू एसी बाई एफ एस, ये इनफाइनाइट लाइफ का क्राइटेरिया है। किसका क्राइटेरिया है? इनफाइनाइट लाइफ का क्राइटेरिया है। इट इज द क्राइटेरिया फॉर इनफाइनाइट लाइफ। अब हम नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे पास होगा तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, है ना, रिवर्स बेंडिंग केस नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस होगा। और उसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि उसमें हम एसएन डायग्राम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फाइनाइट लाइफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उसका, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग हटके है। तो नेक्स्ट क्लास में पूरे हम न्यूमेरिकली करेंगे, 2 या 3, और वो सब जो है एसएन डायग्राम पर करेंगे फ्लक्चुएटिंग केस। अभी तक हमने जो एसएन डायग्राम किया है वो रिवर्स बेंडिंग केस में किया है ना, अब उसे फ्लक्चुएटिंग केस पर भी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही है। क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? 11:40। कितना टाइम हो रहा है? 11:41। हाँ, तो बस टाइम हमारा हो चुका है। कोई क्वेरी हो तो प्लीज बोल दीजिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड आई विल एंड द क्लास। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो। हाँ, चैट देख लूँ जरा मैं एक बार, चैट लोगों ने क्या किया। 2.608 स्पेन का, चलो ये बात हो चुकी है। क्वेश्चन का सोल्यूशन सेंड किया था, एससी ऑन एब्सिसाइन, एससीटी ऑन ऑर्डिनेट, पुष्पेंद्र शर्मा। अच्छा, आपने जो मैटलैब का प्लॉट खींचा था आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने सर सॉल्यूशन सेंड करा था सर, इसी क्वेश्चन का आपको पहले सुबह ही सेंड कर दिया था। हाँ, नहीं तो जो भेजा आपने उसमें एससी ऑन द एब्सिसा लिया है आपने उल्टा कर दिया है ना। आपने एंडोरेंस लिमिट ले ली है एब्सिसा पे और एसयूटी आपने ले लिया है ऑर्डिनेट पे, है ना। तो आपने एक्सिस चेंज कर दिए हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है ना। ये तो जनरल एक थिंकिंग है कि हम लोग वाई एक्सिस पे एसी को ले रहे हैं। यदि आप रिवर्स लेकर भी चीजों को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द सेम आंसर। उसमें कोई मैथमेटिकल गलती नहीं होगी, फिर उसमें आपको हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, ये एक्सेस चेंज कर सकते हैं, हम इधर एंडोरेंस लिमिट ले लें और उधर एसयूटी ले लें। तो उस केस में मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम ऊपर से डिडक्ट हो जाएगा वाई एक्सिस की तरफ से। अभी हमारा ट्रायंगल नीचे से डिडक्ट हुआ था ना, और तो उस केस में मॉडिफाइड ऊपर से डिडक्ट हो जाएगा। उस तरह से चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। सर जो हमारा सर डायमीटर निकलेगा सर वो जैसे अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग आएगा ना? नहीं, ये तो इनफाइनाइट लाइफ का क्राइटेरिया लगाया हमने इसमें कोई अभी फिलहाल कुछ नहीं यूज किया है। हमने तो एंडोरेंस लिमिट निकाली है और हम ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो एंडोरेंस लिमिट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी के इक्वल है, ठीक है। तो ना तो हमने कोई गुडमैन यूज किया है, ना अभी हमने कुछ नहीं यूज किया है इसके अंदर। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला था वो हमने तीनों थ्योरी से निकाला था प्लस स्टैटिक थ्योरी से भी निकाला था, ठीक है। और अब हम जो न्यूमेरिकल करने जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम गुडमैन थ्योरी को अप्लाई करेंगे डायमीटर्स वगैरह निकालने के, है ना। तो देन इट विल बी मोर क्लियर। अभी तो इनफाइनाइट लाइफ का क्राइटेरिया लगा दिया सिंपल। बीम में क्या हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू एंडोरेंस लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बस बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, वही होता है टॉप फाइबर का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, उसी को हमने बेंडिंग स्ट्रेस अज्यूम कर लिया है और उसको इक्वल कर दिया।
ठीक है। Yes, sir. सर हाँ, अभी इसी क्वेश्चन को गुडमैन से करना होगा ना, तो हमारे पास मीन स्ट्रेस भी है। मीन स्ट्रेस और दोनों से फिर हम 2 इक्वेशन सॉल्व करके उसको करेंगे, है ना। तो वो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को गुडमैन से कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस। तो इसी क्वेश्चन को गुडमैन, गर्गर और उससे तीनों से करके दिखाएंगे आपको, है ना। ठीक, हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर वो सॉफ्टवेयर भेज दीजिएगा। मैटलैब वाला? यस सर। हाँ हाँ, मैं भेजूंगा, ठीक है, भेजूंगा। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।